सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों का विधिक ज्ञान चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में जो है किसी विषय पर जो है किसी ऐसे जो है सिविल मैटर पर कोई प्लेंट सबमिट करना चाहता है कोर्ट में, तो उसे बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि वह प्लेंट जो है कोर्ट में सबमिट हो सके और किसी ऐसे कारण की वजह से रिजेक्ट ना हो। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि किन कारण की वजह से कोई प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है और यह रिजेक्शन किसी भी स्टेज पर हो सकता है। तो इनमें से कुछ मुख्य कारण जो है हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का कि प्लेंट में काज ऑफ एक्शन का ना बताया जाना। काज ऑफ एक्शन साथियों वह जो है फैक्ट है कि किस वजह से कोर्ट में वह व्यक्ति आया है, क्यों जो है वह अपना दावा पेश कर रहा है और वह काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि काज ऑफ एक्शन जो है वो किसी निश्चित तिथि को ही अराइज होता है कि अर्थात वो घटना कब घटित हुई, क्योंकि इस तिथि और उस समय का महत्व है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत। अर्थात उस तिथि से उस समय से ही लिमिटेशन पीरियड की गणना होती है कि कितने समय के अंदर जो है वह पीड़ित व्यक्ति कोर्ट के पास जा सकता है। इसलिए काज ऑफ एक्शन का डिस्क्लोज करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दावा में। दूसरा कारण हो सकता है कि जो रिलीफ क्लेम की गई है वह अंडर वैल्यूड है। अर्थात जब कोई कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें जो है प्रेयर में जो है कुछ कोर्ट से मांगा जाता है कि हमें क्या सॉल्यूशन चाहिए, तो वो क्लेम या वो जो रिलीफ है वो उसकी एक वैल्यूएशन होता है, वो अंडर वैल्यूड नहीं होनी चाहिए। और जो प्लेंटिफ है उसको यह मौका दिया जाता है अगर इस तरह की कोई जो है कमी रह जाए, रिलीफ क्लेम अंडर वैल्यूड है, कि वो उसको करेक्ट कर ले। और अगर निश्चित टाइम में जो है वह करेक्ट नहीं कर पाता तो भी दावा रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि रिलीफ जो क्लेम की गई है वो वैल्यूड तो प्रॉपरली है, बट जो कोर्ट फीस है वह इनसफिशेंट लग गई। तो कोर्ट फीस जो है प्रॉपर होनी चाहिए, सफिशेंट होनी चाहिए। और अगर कोई स्टैम्प पेपर लगना है, जो है अगर कोई एफिडेविट बनना है, वो भी प्रॉपर होने चाहिए। और इसके लिए भी जो है अगर प्लेंट सबमिट करते समय यह कमी अगर सामने आती है तो प्लेंटिव जो है उसको निश्चित टाइम में जो है उसको ठीक करके फिर से उसको सबमिट कर सकता है। इसके पश्चात जो है जो फोर्थ रीजन है कि वह सूट जो है वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो प्लेंट है, जो दावा है, वो बार्ड बाय एनी लॉ है। इसको अब हम डिस्कस करेंगे अभी हम बाद में कि किस तरह से बार्ड बाय एनी लॉ हो सकता है कोई भी दावा। और जो फिफ्थ रीजन है कि जो प्लेंट है वह डुप्लीकेट में होना चाहिए। अगर एक कॉपी सबमिट की गई है तो इस वजह से रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन प्लेंटिफ के पास ये समय है कि वह फिर से जो है उसको करेक्ट करके और डुप्लीकेट में उसको सबमिट कर दे। और छठा रीजन क्या है कि प्लेंटिफ जो है वो रूल 9 को फॉलो करना चाहिए प्लेंटिफ को। अगर वह इसमें जो है फेल हो जाता है इस रूल 9 को कंप्लाई करने में तो भी दावा रिजेक्ट हो सकता है। रूल 9 जो है सर्विस ऑफ समन से संबंधित है कि डिफेंडेंट जो है उसको कोर्ट के द्वारा निश्चित समय में समन्स दिए जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जो कि दावा प्रस्तुत कर रहा है तो दूसरी पार्टी को जो है समन जाएंगे। अर्थात उसे कैसे पता लगेगा कि उसके विरुद्ध कोई दावा जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, तो इस कंडीशंस का भी पूरा होना बहुत आवश्यक है। अभी हमने जो है एक पॉइंट डिस्कस किया था फोर्थ नंबर पर कि सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। तो यह परिस्थिति कैसी हो सकती है कि जब कोई सूट जो है बार्ड बाय लॉ होता है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे किसी
सरकारी विभाग के अगेंस्ट जो है कोई दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसमें प्लेंटिफ को सर्वप्रथम एक नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड उस संबंधित विभाग को सर्व करना चाहिए, और जिसमें कि यह बताया जाए कि वह ऐसी कौन सी जो है प्रॉब्लम, कौन सी ऐसी समस्या है जिसके ऊपर कि वह दावा प्रस्तुत करना चाहिए, और संबंधित विभाग को जो है 2 महीने का समय दिया जाए। इसके पश्चात ही अगर उसका रेजोल्यूशन नहीं होता तो वह कोर्ट में, संबंधित कोर्ट में दावा प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है बार्ड बाय लॉ में कि जब जो दावा प्रस्तुत किया गया है वो लिमिटेशन पीरियड से अधिक जो है उसको हो चुका है, अर्थात लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है। लिमिटेशन एक्ट को हम ध्यान में रखते हैं जहां पर किसी भी दावा को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग समय अवधि दी जाती है, उस समय अवधि के तहत ही जो है वो दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा वह रिजेक्ट हो सकता है। और साथियों, यहाँ कोर्ट की यह ड्यूटी है, सो मोटो भी जो है कोर्ट जो है किसी सूट को जो है, जो कि बार्ड बाय एनी लॉ है, उसको जो है चाहे पार्टी के द्वारा, पार्टी मीन्स जो दूसरी पार्टी है, चाहे उसके द्वारा वो क्वेश्चन रेज किया गया है नहीं, तो सो मोटो कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है। अब अगर दावा ठीक है तो एडमिशन ऑफ प्लेंट होता है रूल 9 में। रूल 9 जो है वो प्रोसीजर बता रहा है कि जो प्लेंट एडमिट होता है बाय द कोर्ट, वो निश्चित जो है कापियां जो है, निश्चित कॉपी जो है प्लेंट की वो सबमिट करेगा प्लेंटिव, और रिक्विजिट फीस जो है पे करेगा, जो कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिफेंडेंट होती है विद इन 7 डेज उसके लिए, तो वह दावा जो है स्वीकार कर लिया जाता है कोर्ट में। और कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं रिजेक्शन के लिए, जो हमने ऊपर जो है डिस्कस किए थे रूल 11 ऑर्डर 7 में। जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, अर्थात कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है दावा रिजेक्ट हो जाए। वह अन्य कारण क्या है कि जैसे जैसे प्लेंट जो है वो साइन ना हो ऑथराइज पर्सन के द्वारा, और जो दावा है वह वेक्सियस, मेरिटलेस और क्लियर राइट के बारे में बात नहीं कर रहा। वेक्सियस मीन्स कि उससे कोई सॉल्यूशन भी नहीं होने वाला, उस दावे से कोई उसका जो है ऐसा इंटेंशन भी नहीं है दावा प्रस्तुत करने वाला का, सिवाय इसके कि वह दूसरी पार्टी को एनॉय करना चाहता है, उसका जो है उसको परेशान करने की नीयत से ऐसा कोई दावा प्रस्तुत किया गया है, तो भी कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है। ये अदर रीजंस हो सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि पावर एंड ड्यूटी ऑफ द कोर्ट क्या होंगी इस संबंध में। तो पावर जो है कोर्ट पर, जो पावर निश्चित की गई हैं, ड्यूटी जो है कोर्ट की, वो कंफर्म करना कि सभी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया गया है, और जो रिजेक्शन की पावर हैं वो कोर्ट के द्वारा किसी भी स्टेज पर जो है इस्तेमाल की जा सकती हैं। अर्थात दावा एडमिट हो गया और ट्रायल भी शुरू हो गया, तो भी किसी भी स्टेज पर जो है वह दावा ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत जो है शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन इस विषय पर कोर्ट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राइमा फेसाई जो है कॉज ऑफ एक्शन जो है उसमें निश्चित किया गया है दावा में, और लेकिन कोर्ट इस बारे में बाउंड नहीं है कि वह जो दावा है वह सच, उस ट्रूथफुलनेस ऑफ द एलिगेशन, जो एलिगेशन है उसके वो सत्य हैं या नहीं है, या डिफेंडेंट ने जो प्ली ली है वो ठीक है या नहीं है, ये जो है रेलिवेंट स्टेज पे इसके बारे में कोर्ट जो है डिसाइड करता है।
और प्रोसीजर ऑन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है रूल 12 में बताया गया है। जब भी प्लेंट जो है रिजेक्ट होगा कोर्ट के द्वारा तो जज एक ऑर्डर पास करेगा और उसका रीज़न जो है, रिजेक्शन का रीज़न भी जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रिजेक्शन के इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, रूल 13 में बताया गया है कि जब भी प्लेंट जो है रिजेक्ट होता है किसी ग्राउंड पर तो प्लेंटिफ जो है उन ग्राउंड्स को जो है, उन कमियों को पूरा करते हुए सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर फिर से एक फ्रेश प्लेंट भी जो है सबमिट कर सकता है। उसके लिए उसको कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में अपील एप्लीकेबल है? यस साथियों, जो ऑर्डर है जो रिजेक्टिंग ए प्लेंट इज ए डीम डिक्री। अगर कोर्ट में जो है जब कोई दावा प्रस्तुत कर दिया गया है और अगर किसी स्टेज पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो जो ऑर्डर है कोर्ट का उसे हम डीम डिक्री मानते हैं। डीम डिक्री जो है सेक्शन 2 में जो है सिविल प्रोसीजर कोड में डिस्कस की गई है और इसलिए जब डीम डिक्री जो है इसको हमने माना तो यह जो है अपीलेबल भी है। साथियों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।